Hello, good morning to all of you. This is our fourth lecture of the chapter name Chemical Reactions and Equation from 10 CBSE बोर्ड। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का लेक्चर है जिसके अंदर हम एक न्यू सब टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसका पार्ट 1 हम देखने वाले हैं आज। इसके आगे भी जो है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। तो 3 पार्ट्स के अंदर यानी 3 लेक्चर्स के अंदर ये टॉपिक जो है तो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड के हिसाब से भी और केमिस्ट्री के नॉलेज के हिसाब से भी, यानी फर्दर अगर आप तैयारी करने वाले हो नीट एग्जाम्स के लिए या IIT JEE के लिए एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले हो केमिस्ट्री के लिए, तो ये बेसिक आपको जो है तो आगे चल के भी काम में आएगा और बोर्ड के अंदर तो ये 100% आपको काम में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इसके पहले का जो चैप्टर था, जो लेक्चर था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसमें हम देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट if we know the valencies of elements, then we can work out the formula of their compounds by balancing the valencies of the different atoms which occur in the compound। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि द कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड्स हम बनाते हैं तो हर एक एलिमेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उससे हम कहते हैं वैलेंसी। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको वर्टिकल कॉलम्स दिखाई देंगे जिसको हम कहते हैं ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि सारे ही मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, तो उनकी वैलेंसी 1 होती है। इसका मतलब वो एक वैलेंसी बताते हैं। ग्रुप नंबर 2 जिसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स आते हैं उसके अंदर, तो उनकी वैलेंसी होती है 2, यानी कि वो 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं। फिर हम डायरेक्टली जंप करते हैं ग्रुप नंबर 13 पर। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें वो पढ़ना है। उसके बीच के यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो है तो हमें पढ़ना नहीं है। उसमें से कुछ एलिमेंट्स के बारे में हमें जानना है जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि उनकी वैलेंसीज क्या होती है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी वो एक से ज़्यादा वैलेंसीज बताते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स है जैसा कि एल्यूमिनियम है और बोरॉन है, इनकी वैलेंसी 3 होती है। नेक्स्ट आता है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली की वैलेंसी होती है 4। उसके बाद में आता है नाइट्रोजन फैमिली, उनकी वैलेंसी होती है 3। देन आता है ऑक्सीजन फैमिली, उनकी वैलेंसी होती है 2। और आता है फिर हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी होती है 1। और लास्ट में 18th ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। उसमें एलिमेंट्स होते हैं हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, उनकी वैलेंसी होती है 0, यानी वो किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाते, वो फ्री स्टेट में होते हैं, इसीलिए हम उसको नोबल गैसेस बोलते हैं या हम उसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स फॉलो द सेकंड पॉइंट। We will now describe the crossing over of valencies or criss-cross method, which is a method of working out the formula of molecular compound। यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया है कि कौन से एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो, उनका ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हो, तो उनकी जो वैलेंसीज होती है उसको हमको क्रिस क्रॉस करना होता है। यानी क्या होना, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हो कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है, तो आप एल्यूमिनियम का ऊपर सिंबल लिखिए और नीचे इसकी वैलेंसी 3 है तो 3 लिखिए। और उसको आप कंबाइन कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन का सिंबल ऊपर लिखना है और उसके नीचे लिखना है उसकी वैलेंसी 2। तो फिर इसको हमें क्रिस क्रॉस करना है ना, क्रॉस ओवर वैलेंसीज करना है। मतलब कि जो वैलेंसी ऑक्सीजन की है वो जो नंबर है वो हमें एल्यूमिनियम के पास में लिखना है और वो भी हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है। और एल्यूमिनियम की जो 3 वैलेंसी है उसे भी हमें क्रॉस करना होगा और ऑक्सीजन को वो देना होगा और ऑक्सीजन के बाद में उसको लिखना होता है इन अ सबस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इन दिस मेथड फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या कहता है, वी फर्स्ट राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हम कंपाउंड बना रहे हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका हमें सिंबल लिखना है, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी। उसके नीचे हम क्या करते हैं, जो भी हम सिंबल लिख रहे हैं उसके नीचे हम उसकी वैलेंसी लिख लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कहता है फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, दैट इज विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम एज अ सबस्क्रिप्ट
and with the second atom we write the valency of the first atom as a subscript. This will give us the required formula. इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हमें इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला मिल जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम सैंपल फॉर्मूला प्रॉब्लम लेते हैं कि हमें एक कंपाउंड का जो है तो फॉर्मूला लिखना है विच इज अ हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिख रहे हैं तो यहाँ पे गलती से क्लोराइड आ गया है. आपको आपके नोट्स में इसको लिखना है सल्फाइड. ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स को मिलाकर एक कंपाउंड बना रहे हैं. एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है सल्फर. तो सबसे पहले हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द मेथड फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि उन एलिमेंट्स का आपको सिंबल लिखने हैं. हाइड्रोजन का सिंबल आपने कैपिटल एच लिखा और सल्फर का जो सिंबल है कैपिटल एस आपने लिखा, और उसी के नीचे आपने उसकी वैलेंसीज लिख ली. जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है और उसकी वैलेंसी होती है 2. अब हमने क्या किया कि जो वैलेंसी सल्फर की है उस वैलेंसी को हमने क्रिस क्रॉस किया, यानी उस वैलेंसी को हमने हाइड्रोजन को दे दिया, और जो वैलेंसी हाइड्रोजन की है उसको हमने किसको दे दिया है, सल्फर को दे दिया है. ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे. अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन के पास में आपको जो वैलेंसी सल्फर की 2 थी वो एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना होता है, यानी H2, और S के पास में लिखना है 1, H2S1. तो हम जनरली कभी भी कोई एलिमेंट की वैलेंसी अगर 1 होती है तो हम 1 वहाँ पे लिखते नहीं है. तो H2S1 को हम फाइनली क्या लिखते हैं, H2S. इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2S होता है. ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी. इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, या हम बोलते हैं क्रॉस ओवर वैलेंसीज मेथड. चलिए, एक और फॉर्मूला आपके सामने जो है तो स्क्रीन पर है, इसको आप जो है तो लिख सकते हो. ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और आप खुद से इसके फॉर्मूले को लिखने की कोशिश कीजिए. यानी आपको फॉर्मूला लिखना है किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके अंदर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है, एक कार्बन का है. ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन आ गया. ठीक है, इसका भी क्या करना है, फॉर्मूला लिख रहे हैं. चलिए, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप ये दोनों भी पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को जो है तो रिज्यूम करके आप कंटिन्यू देखिए और देखिए कि आपका जो है तो फॉर्मूला सही बन रहा है या गलत बन रहा है. ठीक है, चलिए, सो ना फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हमने क्या किया कि कार्बन की सिंबल हमने C लिख लिया और ऑक्सीजन की सिंबल हमने O लिखा. अब इसके कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, तो हमने उसके नीचे इसका वैलेंस लिख लिया, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2. ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है कि हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है, मतलब जो वैलेंसी 2 की है उसे हमें कार्बन की तरफ लिखना है, वो भी एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना है, और जो कार्बन की वैलेंसी है 4 उसे हमें ऑक्सीजन की तरफ लिखना है, वो भी एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना होगा. ठीक है, तो हमें अब ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये बन जाता है C2O4, है ना, C2O4 बन गया. अब देखिए, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया है C2O4. अब अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर आपको फॉर्मूला मिल रहा है और अगर वो सिंप्लीफाई हो पा रहा है, यानी एक कॉमन नंबर से वो अगर डिवाइड हो पा रहा है, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला C2O4 नहीं है. तो अब देखिए यहाँ पे 2 भी है और 4 भी है, और ये दोनों भी जो नंबर्स है वो 2 नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं इजीली. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 से तो ये बन जाता है C1 और O2. और अभी मैंने इसके पहले आपको बताया अगर किसी की वैलेंसी 1 है तो हम जनरली उसकी वैलेंसी को वहां पे लिखते नहीं है, 1 हमको हम एज अ कंसिडर कर लेते हैं कि भाई वहां पे एक 1 है. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है. अब फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का करेक्ट जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया है, CO2. ठीक है, सो द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. चलिए, आई होप आपका ये फॉर्मूला करेक्ट आया होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं. वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन है और क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है, तो ये दोनों भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं. हम हाइड्रोजन का सिंबल लिख लेते हैं H और क्लोरीन का सिंबल हम लिख लेते हैं Cl. हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है, 1 है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेथड हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है. ये 1 वैलेंसी हाइड्रोजन की तरफ चली जाती है और ये 1 वैलेंसी भी कहाँ चली जाती है, क्लोरीन की तरफ चली जाती है. तो अब ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है H1Cl1, और आपको मैंने भी बताया
कि अगर हम 1 वैलेंसी आती है तो उसको हम 1 लिखते नहीं हैं, तो H1 की जगह लिखेंगे हम H और Cl1 की जगह लिखेंगे हम Cl। अब कंप्लीट जो फॉर्मूला बन गया है हाइड्रोजन क्लोराइड का वो क्या है, HCl। चलिए आई थिंक आपको अब तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको जो है तो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे उसमें। उसके पहले आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कहीं पर अगर आग लगी हो उस आग को बुझाना, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस हैविंग अ केमिकल फॉर्मूला CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन सम फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो आपको यहाँ पे जो फोटो में दिखाई दे रहा है ये फायर एक्सटिंग्विशर जो भी होता है इसके अंदर हम यूज करते हैं गैस, कौन सी यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है MCQs के इसमें आ सकता है या 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको आ सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी गैस यूज होती है। सो करेक्ट आंसर इज CO2, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको फोटो दिखाई दे रही है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस हैविंग द केमिकल फॉर्मूला HCl। When hydrogen chloride gas dissolves in water, it produces hydrochloric acid। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो क्लोराइड है वो है गैसियस स्टेट के अंदर, मतलब HCl जो है वो आपको है गैसियस स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो अगर HCl गैसियस स्टेट में है तो वो एसिड नहीं होता है। जब हम आगे जो न्यू चैप्टर हमारा जो स्टार्ट करेंगे हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें हम इसको देखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है और जब तक कोई एसिड गैसियस फॉर्म में है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। यानी कि हमें पता है कि एसिड में अगर आप उंगली डाल देते हो तो आपकी उंगली जल जाएंगी, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड अगरचे गैसियस स्टेट में है तो उसमें अगर आप उंगली डाल देते हो आपकी उंगली नहीं जलेंगी, क्योंकि अभी वो एसिडिक स्टेट में नहीं है, क्योंकि वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो अगर आप इस गैस को वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो अब वो जो है तो एसिड बन जाता है और अब उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके आगे हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट के अंदर AQ। AQ का मतलब होता है एक्वियस, ठीक है। एक्वियस मतलब होता है, और एक्वियस का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर है। इसका मतलब आपने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, अब वो जो सॉल्यूशन बना है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उस एसिड के अंदर अगर आप उंगली डालते हो तो आपकी उंगली जल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज। यहाँ पे आपको कुछ पाइप्स नजर आ रहे हैं, इन पाइप्स को हम कहते हैं PVC पाइप्स, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनिल क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर क्लोरीन है, उस क्लोरीन के थ्रू आप जो है तो पॉलीविनिल क्लोराइड बना सकते हो, जो कि जनरली हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी वायर होते हैं उनके वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग होती है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीविनिल क्लोराइड, दैट इज PVC। So hydrochloric acid is used in the manufacture of a very versatile plastic called polyvinyl chloride, short form PVC. The pipes shown in this picture are made up of PVC. चलिए, now comes the third problem। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के सॉल्व करना है। इन तीनों क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो, उसके बाद में जो है तो इसको हम जो है तो आप टैली कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, हमें पता है, एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 1। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो सेम जो हमें मेथड यूज करना है, कार्बन का सिंबल हमें सबसे पहले लिखना है और क्लोरीन का सिंबल Cl हमको लिखना है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी उसके नीचे लिखना है, होती है 4, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, यहाँ पे आपने लिख लिए। अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करके, है ना, इन्हें हम बोल सकते हैं कि भी इसकी टोपी उसके सर पहनाना है आपको, ठीक है। तो कार्बन के पास में जो आप लिखोगे C1 जो कि वैलेंसी किसकी है, क्लोरीन की है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में आपको लिखना है छोटे से इसमें, और क्लोरीन के पास में आपको वैलेंसी लिखना है कार्बन की, तो दैट इज Cl4 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन या फिर कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी अगर 1 है तो हम 1 जनरली लिखते नहीं है, तो हम C1 की जगह लिखेंगे C, और क्लोरीन Cl4 जो है वहां पे लिखेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4। चलिए, आई होप आपको ये फॉर्मूला आ चुका होगा सभी को। नेक्स्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X। अब यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक हमें एलिमेंट का नाम या सिंबल दिया हुआ नहीं है, बस एक X बोल के दे दिया गया है, ठीक है। और X जो है किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं होता है।
Xe होता है, Xe इज अ सिंबल ऑफ xenon, दैट इज अ नोबल गैस। तो यहाँ पे X कंसिडर मतलब कि कोई भी सपोज हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जिसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, ठीक है, तो X के नीचे उसकी हम वैलेंसी लिख लेते हैं 1, एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 है, ऑक्सीजन का सिंबल लिख लीजिए, उसके नीचे उसकी क्या करना है, हमें वैलेंसी लिखना है, ठीक है। What will be the formula of compound formed by the combination of element X with oxygen? सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जो है तो हमें कैसे निकालना है, क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू निकालना है, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर पहना देना है। अब हो गया ये, ठीक है, X2 सॉरी H2 लिखा हुआ मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो ये हो जाता है X2 और O जो है वो हम लिखेंगे 1, तो 1 लिखते नहीं है हम, तो इसका एक्चुअली में फॉर्मूला क्या हो गया है X2O, ठीक है। सो प्लीज नोट दैट द एलिमेंट X ऑफ वैलेंसी 1 इज लाइक हाइड्रोजन, सो द कंपाउंड X2O मे बी लाइक वाटर, दैट इज H2O। तो हो सकता है यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे होंगे, H2O की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे X जो है वो होना चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे एक बॉटल दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक कलरलेस लिक्विड है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज अ लिक्विड और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CCl4 एंड इट इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं जो हमें जो केमिकल रिएक्शंस में मदद करती है, ठीक है। तो ये भी एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, जैसे कि वाटर, जनरली हम वाटर यूज करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है उसको अगर आपने वाटर में डिजोल्व किया तो वो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहाँ पे वाटर क्या बन गया है, वाटर सॉल्वेंट बन गया है। तो जनरली हम वाटर को सॉल्वेंट यूज करते ही करते हैं क्योंकि ये सबसे चीप होता है, मतलब हमें कहीं पर भी ये अवेलेबल हो जाता है और इसको ज़्यादा महंगा नहीं होता है। उसको हम उस सॉल्यूशन को जिसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज ऑल्सो लिक्विड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CS2, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फाइड है और इसको भी हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम नंबर 5। एन एलिमेंट E हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। चलिए एक एलिमेंट है E, उसको नाम दिया गया है E और उसकी वैलेंसी कितनी है 4, उसके नीचे हमने उसकी वैलेंसी लिख ली। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। अगर आप, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, मतलब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो बोल रहा है कि ये एलिमेंट क्लोरीन के साथ में अगर कंपाउंड बनाता है तो इसका जो क्लोराइड बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें लिखना है Cl जो कि क्लोरीन का सिंबल है, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखना है 1, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ये चीज़ें सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कौन से एलिमेंट का सिंबल क्या है और उसकी वैलेंसी कितनी है, ये हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना तो आपको होना ही चाहिए क्योंकि अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है कि हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्रिस क्रॉस मेथड या क्रॉस ओवर मेथड। तो E का हम 1 लिखेंगे नहीं, हम सिंपल E लिखेंगे और क्लोरीन को हम लिख लेंगे Cl4। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ कि जो अगर E आपने एलिमेंट लिया जिसकी वैलेंसी 4 है उसका क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाता है ECl4। नंबर 2 क्या क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फाइड, ठीक है। तो अगर आप E को सल्फर के साथ में रिएक्ट करते हो तो उसका जो सल्फाइड कंपाउंड बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सिंपल है, E का वैलेंसी 4 है और सल्फर का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। क्रिस क्रॉस कर लो तो E2 हो जाता है एंड S4 हो जाता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये बन जाता है ES2। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया है ES2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप किसी भी एलिमेंट का बता रहे हो कि इसकी वैलेंसी 4 है तो जनरली ये वैलेंसी जो है वो किसकी होनी चाहिए, कार्बन की होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए। तो अगर हम E को रिप्लेस कर देते हैं कार्बन से तो ये बन जाता है CCl4, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके पहले जो हमने फॉर्मूला बनाया था। और CS2 हो जाता है, दैट इज कार्बन डाई
सल्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखना नहीं है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में इसको टैली करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एन एलिमेंट एक्स शोज टू वैलेंसीज 3 and 5। एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है। आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है? फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। चलो हमें एक हिंट मिल गया है और जिससे हमने पहचान लिया है कि ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है। वर्कआउट द फॉर्मूला ऑफ टू ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, इसके ऑक्साइड फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि भाई पहला जो x की वैलेंसी हम ले लेते हैं 3 पहले क्वेश्चन के लिए, और सेकंड क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम x की वैलेंसी जो है ले लेंगे 5। ठीक है, चलिए तो अब इसका ऑक्साइड बनाना है। तो पहले वाले में भी इसको हमको ऑक्सीजन से जो है तो रिएक्ट करना है, दूसरे कंपाउंड में भी जो है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। चलिए साइमल्टेनियसली दोनों भी हम कंपाउंड बना लेंगे, क्रिस क्रॉस करना है। तो बताइए क्या बन जाता है इसका कंपाउंड? ठीक है, X2O3 बन जाता है। ठीक है, और नीचे वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? नीचे वाले कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाता है X2O5। ठीक है, X2O5 बन जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, अगर आप X को यहाँ पे हमने देख लिया कि X की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? फॉस्फोरस की बात हो रही है, तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? P2O3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमको, और X2O5 की जगह क्या आ जाता है? P2O5। P2O5 आ जाता है। आई थिंक आपके भी जो है तो आंसर्स करेक्ट आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर करेक्ट आ रहा है इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अगर आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है, इन्हें लेक्चर देखने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से लेक्चर देखिए, नोट्स प्रॉपरली बनाइए। ठीक है, और अच्छे खूबसूरत अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है नोट्स बनाते हुए। चलिए नेक्स्ट फिगर में लिखा हुआ है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है। आपको यहाँ पे एक डिश पे जो है तो व्हाइट कलर जो है तो एक पाउडर नजर आ रहा है, दैट इज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 3 है। नेक्स्ट कंपाउंड हम ले रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका भी कलर व्हाइट है और इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या है? 5 है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये भी क्या होती है? गैस होती है, इसलिए आप देख रहे होंगे इसको सिलेंडर्स में रखा हुआ है ना। गैस को रखने के लिए हमें कोई एक क्लोज्ड कंटेनर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इसको ऐसा सिलेंडर में रखा हुआ है, जिसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी शो की गई है? 6 शो की गई है ना। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो है वैलेंसी कितनी शो की गई है? 6 शो की गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको जो लेक्चर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो हम 2 टाइप्स की वैलेंसी लेती है, 3 and 5, और सल्फर की जो वैलेंसी हम लेते हैं वो 3 टाइप्स की लेते हैं। सल्फर कभी 2 वैलेंसी शो करता है, कभी 4 करता है, कभी 6 करता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये चीज़ आपको आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द मॉडल ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या मतलब हुआ इसका कि सल्फर जो है बीच में सेंटर में है और इसके साइड में इससे जो बॉन्डेड है ना, बॉन्ड बनाकर जो है फ्लोरीन के 6 एटम्स जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। अगर वो इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है तो इसका स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज द मॉडल ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड। ठीक है, चलिए नाउ कम्स द 7th नंबर का प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या है कि एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड ZO3। एक एलिमेंट है जिसने एक कंपाउंड बनाया, ऑक्साइड बनाया, जिसका फॉर्मूला क्या है? ZO3। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है तो कंपाउंड के अंदर चेंज नजर आ रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट? इस कंपाउंड को देख के आप बताइए कि भाई Z की वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ZO3। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रिवर्स करते हैं। हमने क्या किया था इसके पहले? अगर आपको कंपाउंड बनाना है, एलिमेंट का सिंबल लिखो, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखो, फिर उसको क्रिस क्रॉस करो, उसके बाद में सबस्क्रिप्ट में उनको ये तो उनका नंबर लिखना है। तो हमें पता है कि ये जो 3 है ये किसका है? फिर Z का है ना।
ये जो 3 O3 जो है, तो जो 3 है किसकी वैलेंसी है? Z की वैलेंसी है, ठीक है, Z की वैलेंसी है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है फिर? 1 है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ZO3। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसको फॉर्मूला लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया होगा नंबर 2 से, है ना। इसका मतलब 2 से इन नंबर को डिवाइड किया गया होगा। तो अगर हमें इसका करेक्ट वैलेंसी देखना है तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों भी जो वैलेंसीज है नंबर्स है उनको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आपने ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो Z है उसकी वैलेंसी को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर इसकी वैलेंसी, करेक्ट जो वैलेंसी वो बन के आ जाती है Z की, दैट इज 6। और ऑक्सीजन की करेक्ट वैलेंसी कितनी है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई है कि जो Z है उसकी वैलेंसी कितनी है? 6 वैलेंसी है। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z? दैट इज 6 Z की वैलेंसी होती है। ये हमारा पहले का आंसर, ए का आंसर आ गया है। बी का आंसर क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z? तो अगर आप Z की वैलेंसी हमें निकाल दिए कि Z की वैलेंसी कितनी है? 6 है, तो हम Z का सिंबल लिख लेते हैं, उसके नीचे उसकी वैलेंसी 6 लिख लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि इसका जो फ्लोराइड बनता है उसकी वैलेंसी कितनी है ना, उसकी वैलेंसी कितनी है, सॉरी उसका कंपाउंड क्या है। तो हमें जो है तो फ्लोराइड फ्लोरीन से बना है, फ्लोरीन का सिंबल है 1 F, उसकी वैलेंसी होती है 1। अब इसको हमें क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है। उसने हमें फॉर्मूला बनाने के लिए पूछा है, ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। Z1 आता है तो Z1 की जगह लिख लेंगे हम सिर्फ Z, और F की जगह हम आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में, आगे लिखेंगे हम F6। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया? ZF6, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि भाई यहाँ पे जो Z है वो कौन से एलिमेंट की बात होनी चाहिए जिसकी वैलेंसी 6 है। तो अभी आपको मैं बताया था कि सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। इस कंपाउंड के अंदर सल्फर की वैलेंसी हमने 6 लिए, तो हो सकता है कि ये जो कंपाउंड है ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, जिसका हमने देखा भी थोड़ी देर पहले इमेज देखा था, जिसमें जो था सिलेंडर्स के अंदर इस गैस को रखा गया। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? प्लीज नोट दैट the element Z of this problem is like sulfur element S, so that the oxide ZO3 is like sulfur trioxide, ठीक है। और इसका जो फ्लोराइड है वो क्या हो जाएगा? ZF6, that is like sulfur hexafluoride। यहाँ पे ZO3 है, ठीक है, ये क्या बन गया? ये कौन सा कंपाउंड होना चाहिए फिर? सल्फर ट्राइऑक्साइड होना चाहिए। और जो ZF6 है वो क्या होना चाहिए? SF6, ठीक है। आई थिंक आपको ये कंप्लीट आ गया होगा। नाउ कम्स, अब देखिए, अब बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत सारे जो है तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको दिए गए स्क्रीन पर। आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ये 8 क्वेश्चन अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आपने आई थिंक पॉज कर लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इसको टैली करेंगे। अब इसको आप देख लीजिए, जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो आंसर्स मेरे आंसर से मैच होते हैं नहीं होते, कहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हो उसको देखो, ठीक है, ठीक है। अगर आप करेक्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक यू कि आप जो है तो अच्छी तरीके से लेक्चर समझ पा रहे हो, और आपको जो है तो अगर ऐसे आप स्टडी करते हो डेली तो आपको जो है तो 100 आउट ऑफ 100, यानी कि केमिस्ट्री का जो पोर्शन आपको आएगा साइंस के अंदर, जितना भी क्वेश्चन आएंगे आपको सारे के सारे जो है आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए, तो राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म। अब देखिए, वैलेंसी यहाँ पे आपको चार्ज के फॉर्म में लिखी हुई है आयंस के अंदर, ठीक है। वैलेंसी का मैंने एग्जांपल आपको डेफिनेशन में बताया था कि वैलेंसी मतलब क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और वैलेंसी को हम बोलते हैं कि भाई जितना चार्ज किसी एलिमेंट के ऊपर होता है उतनी ही उसकी कितनी होती है, क्या होती है? वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे Na जो कि सोडियम का सिंबल है, उसके ऊपर जो है चार्ज +1 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? हमेशा 2 होती है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है, लिख लो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, लिख लो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द मेथड हमें क्या करना है? इसको क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na के पास में आ जाता है 2 और ऑक्सीजन के पास में आ जाता है 1, दैट इज O। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बन गया है? Na2O। इट इज कॉल्ड एज सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ, आप इसका नाम लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन गया है? Na2O, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो।
देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, आप सोचेंगे सर यहाँ पे जो चार्जेस लिखे हुए हैं Na के ऊपर +1 लिखा हुआ है ना, O के ऊपर -2 लिखा हुआ है, तो भाई -2 अगर है तो -2 आना चाहिए, ठीक है, +1 है तो +1 लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैलेंसी जो है वो न्यूट्रल होती है, वो प्लस और माइनस नहीं होती है। हाँ, चार्जेस जो है वो प्लस और माइनस हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो चार्जेस है वो हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो आयन है उसकी वैलेंसी कितनी है, तो हमें प्लस माइनस नहीं लिखना है, वैलेंसी न्यूट्रल होती है, -2 हो या +2 हो, हमें फॉर्मूले में माइनस प्लस लिखना नहीं है। अगर -2 है तब भी हमें सिर्फ 2 लिखना है, और +2 अगर है तो तब भी हमें सिर्फ 2 ही लिखना है, प्लस माइनस लिखना नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन गया है, Na2O। वैसे ही मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2 का है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। वैलेंसी देखो प्लस माइनस नहीं होती है, ठीक है। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज Mg1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Br MgBr2 इसका कंपाउंड हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट्स कॉल्ड एज मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए, Sn टीन है, ठीक है, इसका सिंबल Sn होता है टीन एलिमेंट का, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। आयोडीन का सिंबल I है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, तो Sn1 आ जाता है, मतलब Sn लिखो, सिर्फ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। I के पास में आ जाता है 4, तो कैपिटल I सिंबल है आयोडीन का, और 4 लिखना है। दिस इज टीन आयोडाइड, ठीक है। चलिए, Fe का यहाँ पर Fe की वैलेंसी वेरिएबल होती है, Fe की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो Fe की वैलेंसी जो है 3 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, 2 लिख लेते हैं। क्रिस क्रॉस कर लो, तो क्या फॉर्मूला बन गया, Fe2O3, Fe2O3। इट इज कॉल्ड एज अ फेरिक ऑक्साइड, इसको हम आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसकी जो नेमिंग है वो हम फर्दर आगे की लेक्चर्स में जो तो डिस्कस करेंगे। के की वैलेंसी है 1, क्योंकि उस पर चार्ज कितना है, 1 चार्ज है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्योंकि उस पर चार्ज कितना है, 2 चार्ज है, लिख लीजिए। क्रिस क्रॉस कर लीजिए, कंपाउंड बन जाता है K2O, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। निकल की वैलेंसी है 4, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, दोनों को क्या करो, क्रिस क्रॉस कर लो, कंपाउंड क्या बनेगा, Na1, 1 हम लिखेंगे नहीं, Na इज द सिंबल ऑफ निकल, Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन, तो NaCl4, तो कंपाउंड क्या बन गया, NaCl4, दैट इज निकल टेट्राक्लोराइड। Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, का वैलेंसी है 2, क्योंकि उस पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। N इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, उसकी उस वैलेंसी है -2, मतलब इसकी भी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसके पहले भी एग्जांपल हमने ले चुके। तो Ca का आ रहा है 2, और नाइट्रोजन का भी कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। वैलेंसी नाइट्रोजन की 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाता है Ca, 2 की जगह है ना, दोनों को सिंप्लीफाई 2 से डिवाइड करें, CaN आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो आनी चाहिए -3, ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड बन रहा है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे गलती से -2 लिखा हुआ है, लेकिन वैलेंसी यानी नाइट्रोजन 2 बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन अगर वो 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर जो तो चार्ज कुछ और होना चाहिए। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आती है -3, ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है -3 चार्ज, और उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। 3 इधर जाता है, क्रिस क्रॉस होगा तो ये होगा Ca3, दैट इज कैल्शियम, और N के आ जाएगा 2, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी जनरली कितनी होती है, 3 होती है। चलिए, हाँ, अब यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सल्फर की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इन दोनों को हम क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, या कंपाउंड क्या बन रहा है, Mg2 बन रहा है और S2 बन रहा है ना, Mg2 और S2 दोनों भी नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। करेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, Mgs, इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, Mgs बन जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वीडियो आपको यहाँ पे पॉज कर लो, सारे क्वेश्चंस लिख लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सॉल्व करेंगे तो हमारा जो तो रॉन्ग हो जाएगा,
देखो जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएंगी, ठीक है। रॉन्ग हो रहा है, होने दो, चलेगा। अगर आपको फेयर बुक आपकी लगता है कि वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा तो फेयर बुक जो तो खराब दिखेंगी, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस को आप पहले लिख लो रफ बुक के अंदर, रफ बुक में इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बाद में टैली कर लो, और बाद में जो टैली करने के बाद में फिर से आप वीडियो को पॉज करके जो तो पूरा आपके फेयर बुक में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप मुझे सॉल्व मत करने दो, पहले आप खुद सॉल्व करो, बाद में मैं जो सॉल्व करूँगा उसको आप टैली करो, ठीक है। फिर से आगे SN का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बन गया, SN2O बन जाता है। तो SN2O2 अगर बन रहा है तो दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाता है SNO, सिंपल क्या बनेगा SNO, ठीक है। क्योंकि दोनों के पास में 2 आ गया, उनको हमने क्या किया 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया, क्या बन गया SNO बन गया। सेम K का भी 1 है, Cl का भी 1 है, दोनों को करेंगे तो 1 1 ही आना है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो सिंपल KCl का फॉर्मूला क्या बन गया KCl, इट इज पोटेशियम क्लोराइड, ऊपर वाला जो है वो क्या है टिन ऑक्साइड, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ पे पी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, Pb का वैलेंसी कितना है 4 है, सल्फर का वैलेंसी कितना है 2 है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Pb2S4 आ जाएगा, है ना, Pb2S4 आ जाता है। सिंप्लीफाई कर दो, 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या बनेगा कंपाउंड PbS2 कंपाउंड बन जाता है, दैट इज लीड सल्फाइड या लीड डाइसल्फाइड। कॉपर का 1 है, ऑक्सीजन के कितना है 2 है, क्रिस क्रॉस कर लो, Cu2O1 दैट इज Cu2O आ गया, 1 हम लिखते नहीं है, क्या बन गया Cu2O, क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, दूसरा नाम क्यूप्रस ऑक्साइड है, कॉपर 1 ऑक्साइड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फेरस आयरन, आयरन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे जो है तो 2 लिखी गई है, ठीक है, 3 ही आने चाहिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। चलो दोनों भी 3 है तो क्या हो जाएंगे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा FeN, ठीक है, फेरिक नाइट्राइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, फॉस्फोरस की वैलेंसी भी क्या है 3 है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो 3 ही आएगा, तीनों 3 और 3 डिवाइड हो जाते हैं 3 नंबर से 3 से, तो क्या बन जाता है AlP, क्लियर हुआ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, साइनाइड CN, कार्बन और नाइट्रोजन का दोनों मिलाकर ये क्या है कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका जो वैलेंसी है वो 1 है, Al1CN/3। हाँ अब यहाँ पे एक चीज आपको ये देखनी है कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें एक से ज्यादा टाइप्स के एटम्स है, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है, तो वहां पे हमें क्या करना होगा कि ब्रैकेट करके उसका नंबर लिखना होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको कि एल्यूमिनियम का कितना आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ क्या करते हो CN3 अगर लिख देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम का एटम 1 है, कार्बन के भी 1 है, नाइट्रोजन के 3 एटम, इसका मतलब ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है, इसका करेक्ट ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, इसको हमें ब्रैकेट करना पड़ेगा, Al लिखे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, CN दोनों भी कंबाइन है, उसको हमें क्या करना है ब्रैकेट भी लिखना है और फिर 3 लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम का एटम 1 है, कार्बन के भी 3 है, नाइट्रोजन के भी 3 है, सो दिस इज करेक्ट फॉर्मूला, क्लियर हुआ। सेम आप जो 16 वाला प्रॉब्लम भी वैसा ही है, NH4 -1 है, -1 है मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है ना, जितना चार्ज है उतना उसकी 4 जो है वो क्या है नीचे लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और माइनस चार्ज वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 है, 2 जाता है NH4 की तरफ, 1 जाता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे NH4 कॉम्प्लेक्स आयन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बना है, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट, तो हम लिखेंगे NH4/2O, ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला होगा। इसको हम कहेंगे अमोनियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम ऑक्साइड। ब्रैकेट क्यों लेना है, अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि भाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको आप कुछ बच्चे हो सकता है कि भाई लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, N2H8 लिख लेंगे ऑक्सीजन, ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग,
ये गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर ऊपर का है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है ना, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या होगा कि NH4 के 2 मॉलिक्यूल एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब ये है। हमें सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना मैथ्स के जैसा, ठीक है। तो ये हो जाता है NH4 को ब्रैकेट लगा दो, 2 लिखो और ऑक्सीजन रहेगा आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, NO3 की वैलेंसी कितनी है 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg1 NO3 होल बाय 2 आ जाता है। तो कंपाउंड क्या बनता है फिर Mg1 NO3 बाय 2, इस तरीके से कंपाउंड बन रहा है। जिंक की वैलेंसी 2 है, CO3 -2, कार्बोनेट है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 2 है, दोनों की वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 2 ही आना है, 2 2 क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। Zn को आ जाता है सबस्क्रिप्ट में 2, CO3 को ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको भी लिखना पड़ेगा 2। अब यहाँ पे क्या है, जिंक के वैलेंसी, जिंक के पास में आ गया है 2, CO3 के पास में भी आ गया है 2, दोनों भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब ये करेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, ZnCO3, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट। ऊपर का कंपाउंड क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट जिंक कार्बोनेट। NH4 का वैलेंसी 1 है, PO4 का वैलेंसी कितना है 3 है, क्रिस क्रॉस कर लेते, ठीक है। 1 जो है लिखने की जरूरत नहीं है, 1 जाता है PO4 की तरफ, ठीक है, ब्रैकेट करके 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल PO4 लिख लेंगे। लेकिन NH4 की तरफ जा रहा है 3, है ना, 3 क्रॉस हो रहा है, तो वहां पे हमें ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा। तो क्या बन जाता है NH4 होल बाय 3, ठीक है। और PO4 की तरफ जा रहा है 1, तो PO4 लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर से वीडियो को रिवर्स मतलब पीछे जाओ और फिर से वीडियो को देखो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो हो सकता है कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तब इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो लेक्चर्स फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जितने भी कंफ्यूजन्स होते हैं ना, डाउट्स वगैरह जो भी आते हैं, वो ये जो सिंपल जो बेसिक सब चीज़ें हैं, है ना, बेसिक जो रूल्स है फॉर्मूला लिखने की, ये नहीं आने की वजह से ही जो है तो आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, सिर्फ इसको सीखना होता है हमें बेसिक लेवल से, ठीक है। हम हमारा बेसिक अगर क्लियर करते हैं, उसको अगर हम मजबूत करते हैं, तभी जो है तो आपको जो है तो केमिस्ट्री आगे चल के अच्छे से आएगा। यहाँ पे देखिए PB जो है लीड है, वैलेंसी 2 है, और ClO4 क्लोरेट है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो PB को आ जाता है 1, और क्लोरेट जो है कॉम्प्लेक्स आयन है, तो होल करके हमें लिखना होगा 2, ठीक है। इसको हम कहेंगे लीड क्लोरेट, ठीक है, दिस इज कंपाउंड लीड क्लोरेट। अमोनियम फॉस्फेट, ऊपर का जो कंपाउंड वो क्या है, अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज आ गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर लेते हैं। फाइंड द आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको कंपाउंड बनाया हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ कंपाउंड है, आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है और उसके ऊपर आयंस लिखना है कि इसमें भी कौन से आयंस हैं। चलो, तो ये क्रिस क्रॉस किया हुआ है, मतलब Cl2 जो है, ये 2 जो है वो कहाँ से आया है, कैल्शियम का 2 आया है, और कैल्शियम का जो 1 है, जो हम लिखते नहीं है जनरली, तो वो किसका है, क्लोरीन का है, और क्लोरीन के ऊपर आना चाहिए -1। अब आप पूछोगे सर Cl2 था तो हमने +2 क्यों लिखे, -2 क्यों नहीं लिखे, और -1 है Cl के ऊपर, हमने +1 क्यों नहीं लिखे, है ना। मतलब क्या हो जाएगा इसका कि भाई कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो 2 आयन आपको दिख रहे हैं, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर जो है तो -1 चार्ज है। ये जब आप इस कंपाउंड को सेपरेट करते हो तो हमें दिखाई देता है इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के आयन्स है। एक है कैल्शियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 2, क्लोरीन है जिसके ऊपर -1 चार्ज है। तो आप ये बोलेंगे सर इस पे प्लस और माइनस आपने कैसे दिया, ठीक है। तो हमें पता है, इसके पहले के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, जब भी हम कोई भी आयनिक कंपाउंड लिखते हैं तो पहले हम लिखेंगे मेटल, बाद में लिखेंगे नॉन मेटल। मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है, तो मेटल हमेशा कटायन बनाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम पहले कटायन लिखते हैं, बाद में अनायन लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा फॉर्मूला था। इस वजह से हमने क्या किया,
Ca के ऊपर 2 अगर आ रहा है मतलब वो हमेशा जनरली क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। और Cl के ऊपर अगर -1 आ रहा है तो मतलब क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आप देख लो K2O, तो K का जो 2 है वो O का 2 है क्योंकि वो क्रिस क्रॉस किया हुआ है ना। तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -2 है, और K जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। ठीक है, और अगर आपको पता है कि भाई पोटेशियम है तो पोटेशियम वेरिएबल वैलेंसी ये शो करता है, उसकी फिक्स्ड वैलेंसी होती है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, +1 चार्ज होता है हमेशा, और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या होता है, -2 चार्ज होता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लिथियम का जो 3 है वो नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है -3, और लिथियम जो है N के पास में 1 है तो ये आ जाएगा +1। तो इसमें 2 चार्जेस यूज है, लिथियम प्लस और नाइट्रोजन -3। चलिए Mgf2 जो है दैट इज द चार्ज ऑफ वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है मेटल है, कटायन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2, और फ्लोरीन जो है वो आ जाएगा -1। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे Na2SO4, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके चार्जेस सेपरेट कर लो। हो सकता है आपको लिए कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, चार्जेस क्या है, एलिमेंट्स कौन से यहाँ पे देखो, Na है और SO4 है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये एक सिंपल आयन नहीं, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और अगर आपको याद होगा Na के ऊपर Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, SO4 बाय 1 है, एक्चुअल में SO4 क्या है, बाय 1 है, और 1 को हम लिखते नहीं है। इसका मतलब Na के ऊपर Na की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और उस पर कितना चार्ज आता है, +1 चार्ज आता है। और Na का जो 2 है वो सल्फेट SO4 का जो चार्ज है -2 वो है। तो इसके आयंस कितने हो गए, Na 2 आयंस है, Na प्लस SO4 बाय SO4 2 नेगेटिव। चलिए ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैग्नीशियम को देखने से आपको लग रहा है अभी इस पे 1 होना चाहिए, +1, और ऑक्सीजन को देखने से आपको लग रहा है इस पे भी -1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि MgO है, लेकिन हमें ये पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 रहती है, -2 होती है, और मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा गया है MgO, ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका ओरिजिनल जो आयन है वो क्या था, पहले Mg+2 था और ऑक्सीजन O -2 था। तो इसका करेक्ट जो आयन है वो क्या बन गया, Mg+2 और O-2, करेक्ट है। चलिए अब Ca3 जो है, 3 इज अ वैलेंसी ऑफ P जो है नॉन मेटल है, राइट साइड में लिखा गया है, माइनस चार्ज होना चाहिए, -3। कैल्शियम जो है वो मेटल है, तो P2 जो है 2 इज अ वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, और वो क्या होना चाहिए, +2। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब Ca3P2 जो है ये Ca2+ और P-3 से बना हुआ है। चलिए BAS, ठीक है, यहां पर भी वही क्वेश्चन है, BA लिख लेते हैं हम अलग से और S लिख लेते हैं। हमें पता है कि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, 4 होती है या 6 होती है। ठीक है, और बैरियम BA, बैरियम ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। तो अगर ये +2 है तो सल्फर की कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए, है ना। BAS है, सिंप्लीफाई किया गया था, दोनों का 2 को डिवाइड किया गया था, 2 से 1 1 आ गया था, दैट वाई BA1S1, उसको हमने लिखा है BAS बस। ठीक है, चलिए भाई आई थिंक आपको ये चीज़ आ गई होंगी। इस वाले वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आई थिंक ये वाला आपको आ ही गया होगा देखते से, निकल है और Cl है। Cl का जो 2 है वो निकल की चार्जेस है, और निकल का Na1 जो है वो क्लोरीन की चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Fe अलग है और O अलग है। ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, तो उस हिसाब से Fe का कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि Fe1O1 है, सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देख लो आप, Ba है और O है, ऑक्सीजन की हमेशा कितनी होती है, -2 होती है, ये भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। और बैरियम अभी मैंने आपको बताया सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इस पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पोटेशियम फॉस्फेट K3 जो है, 2 है इसमें एलिमेंट्स चार्जेस, है ना, K है और PO4 है।
है ना, K है और PO4 है। तो PO4 की वैलेंसी K के सामने 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब PO4 की वैलेंसी है वो, जो कि माइनस में लेनी पड़ेगी। अब PO4 की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, मतलब वहां पे वैलेंसी नहीं है, PO4 के पास में क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या है, ब्रैकेट में 1 है जिसको हमने लिखा नहीं है, तो ये 1 चला जाता है पोटेशियम की तरफ। दूसरी चीज कि भाई हमने सही चार्जेस लिखे कि नहीं लिखे, इसका उसको कंफर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि K दैट इज पोटेशियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, और उनकी सबकी वैलेंसी जो है वो +1 होती है, दैट्स व्हाई +1 K के ऊपर आ गया और PO4 के ऊपर -3 आ गया। सेम एल्यूमिनियम Al2, Al है और S है, Al2 जो है वो वैलेंसी है सल्फर की -2 लिखेंगे, और S3 जो है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी दैट इज +3। हमें पता है कि एल्यूमिनियम की फिक्स वैलेंसी है +3 होती है, सल्फर की वैलेंसी वेरिएबल होती है, कभी 2 होंगी, कभी 4 होंगी, कभी 6 होंगी। यहाँ पे फॉर्मूला का तो आप देख के पहचान सकते हो कि सल्फर की वैलेंसी कितनी है, -2 है, ठीक है। Mg और SO4 बन रहा है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, परमानेंटली इसकी चार्ज कितना है, +2 है। तो सल्फर सल्फेट की भी आपको याद होनी चाहिए, हमेशा SO4 की कितनी होती है, -2 ही होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी हमेशा +3 होती है चार्ज। तो अब दोनों भी AlPO4 है, मतलब 1 इनकी वैलेंसी लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाई की हुई है, तो PO4 की वैलेंसी कितनी आ रही है, -3 आ रही है। और आपको ये याद होना चाहिए कि PO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -3। इसके पिछले के लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से देखे होंगे और उसमें से चार्जेस अगर आपने याद किए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चार्जेस को लिख के याद करो। हो सके तो आप जो है तो लिखकर चार्ट बना लो, जहाँ पे आप बैठते हो पढ़ने के लिए वहाँ पे चिपका दो, ताकि बार बार नज़र उस पर आपकी पड़े और आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन होता रहे, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। FeS, तो Fe है और S है। हमें पता है कि Fe की वेरिएबल वैलेंसी होती है, +2 भी होती है और +3 भी होती है। सल्फर की भी वैलेंसी वेरिएबल होती है, -2 होती है, -4 होती है और -6 होती है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों की वैलेंसी कैंसिल आउट की हुई है, 1 लिखा हुआ है Fe1 Se1, इसका मतलब दोनों की वैलेंसी सेम थी। तो ऐसी कौन सी वैलेंसी जो दोनों की सेम है, दैट इज 2। Fe की 2 है +2 और सल्फर की कितनी है, -2, ठीक है, यहाँ पे लिखना है -2। सल्फर कितनी है, -2 होती है। आई थिंक आपको जो है तो ये चीज समझ में आ रही होगी। K2CO3, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। K पर आ जाता है +1 चार्ज, CO3 कार्बोनेट है, इसकी चार्ज कितना है, -2 है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। Na के ऊपर प्लस चार्ज है 1। NO2 अगर नाइट्राइट है तो उस पर चार्ज होता है -1, ठीक है। चलिए NH4 के परमानेंट चार्ज होता है +1, और आयोडीन हेलोजन कंपाउंड एलिमेंट है, उस पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। Mn2O7, Mn2 जो है दैट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज -2। तो O7 जो है दैट इज द वैलेंसी ऑफ Mn, मैंगनीज की वैलेंसी कितनी आ रही है यहाँ पे, +7 आ रही है, ठीक है। चलिए AlP एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, दो एलिमेंट है, Al एल्यूमिनियम और P फॉस्फोरस का, दोनों की सेम वैलेंसी है। जब भी क्या हुआ है, सिंप्लीफाई हुआ है। हमें पता है कि परमानेंटली एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है, 5 भी होती है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फिर इसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए, -3, ठीक है। कैल्शियम इज अ सेकंड ग्रुप एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, परमानेंटली चार्ज कितना है, +2 है। तो सल्फर का परमानेंटली चार्ज कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करना, ठीक है। FeN, हमें पता है कि Fe जो है वो 2 वेरिएबल वैलेंसीज बताता है, +2 भी बताता है और +3 भी बताता है। नाइट्रोजन जो है वो हमेशा -3 होती है, इसका मतलब Fe का 3+ आ गया और नाइट्रोजन के कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg और CO3 के ऊपर हमेशा चार्ज कितना होता है, -2 होता है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, उस पर हमेशा चार्ज कितना होता है, +2 होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ 24 क्वेश्चन, है ना। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। वीडियो को पॉज करके लिखना चाहिए, बाद में इसको टैली करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस लास्ट वन, Ni निकेल है,
सल्फर है, निकल की वैलेंसी कितनी है, 2 भी होती है 3 भी होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 2 है, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी भी कितनी ले रहे हैं हम 2 ले रहे हैं। क्लियर हुआ है। Ba है, SO4 है, Ba की वैलेंसी हमेशा परमानेंटली +2 होती है और सल्फेट की भी वैलेंसी हमेशा कितनी होती है -2 होती है। KNO3 जिसमें K है और NO3 है, K फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हमेशा +1 चार्ज, NO3 पर हमेशा -1 चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए आ गया K प्लस NO3 माइनस। ZNO जिंक, Zn ऑक्सीजन पे हमेशा कितना होता है -2 होता है, लिख लो। जिंक की वेरिएबल होती है, कभी 2 रहेंगी कभी 3 भी होती है, तो इसके हिसाब से कितनी होगी 2 होगी, ठीक है, क्लियर हो गया है। Pb2O, Pb और O, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है -2 होती है, ठीक है। और Pb देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। Pb2 जो है वो वैलेंसी किसकी है, ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन के सामने क्या है 1 है ना, ये आगे है 1 + 1। हाँ, अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप। ये है PbO2 होना चाहिए, ठीक है, PbO2 होना चाहिए। चलो क्यों होना चाहिए देखिए, क्योंकि Pb की वैलेंसी कभी भी +1 नहीं होती है। Pb की वैलेंसी एक तो Pb +2 होती है, ठीक है, या फिर Pb +4 होती है, +1 कभी नहीं होती। तो इसके हिसाब से +1 आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है, इस पर क्या है PbO2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कल कट करके जो है ये एग्जाम्पल लिख लो। चलिए, अब PbO2 अगर है तो इसका मतलब क्या है, O2 जो है ये वैलेंसी किसकी आ गई, Pb की आ गई +2, और Pb का 1 जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, -1 आ गया। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है -2 होती है। इसका मतलब ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, जिसको हम अगर चीज सिंप्लीफाई मतलब 2 से डिवाइड किया है, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाता है Pb +4 और ऑक्सीजन पे कितना आ जाता है -2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इस पे चार्जेस कितने हैं, Pb पर +4 है और ऑक्सीजन पे -2 है। एंड द लास्ट वन इज BaSO4, इसको बोलते हैं बासो4, है ना, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको, बासो4। तो Ba इज द सेकंड ग्रुप एलिमेंट, SO4 आपको पता ही है, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस ले चुके। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट पे आ जाता है +2 चार्ज, SO4 -2 चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। Ba पे आ गया है +2 चार्ज और SO4 पे आ गया -2 चार्ज। तो यहाँ पे हम अपना जो है तो चैप्टर कंप्लीट कर दे। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियोस देख के फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस पर अगर आपको कोई डाउट्स अगर आ रहे हैं, इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके कमेंट्स के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई चीज़ की डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं एक स्पेसिफिकली एक डाउट्स का वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। जितने सारे आपको डाउट्स आएंगे वो सारे डाउट्स को एक साथ जमा करके उन सभी डाउट्स को जो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आपने अगर कहीं पर कोचिंग भी लगाई होंगी तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपको ये जो वीडियोस है यूज़फुल ही रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।